हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सानिक्स क्लासेस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। और हम ये जो वैदिक सभ्यता है, जैसा कि हमने बताया था कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है, पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो पूरा वैदिक सभ्यता, इसके जितने भी लेक्चर्स होंगे, चाहे वैदिक सभ्यता की भौगोलिक विस्तार के बारे में बात करें, चाहे धार्मिक स्थिति के बारे में बात करें, या फिर आर्थिक स्थिति के बारे में, सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति के बारे में, सबको हम ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल कंपेयर करके पढ़ेंगे, जिससे आपको कंसेप्ट आसानी से क्लियर हो सके। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं वैदिक सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल है उसमें लोगों का रहना किस क्षेत्र में था। तो सबसे पहले देखिए, जो ऋग्वेद है इसमें आर्यों का निवास स्थल सप्त सैंधव क्षेत्र बताया गया है। सप्त सैंधव क्षेत्र बताया गया है आर्यों का निवास स्थल, और ऐसा कहाँ बताया गया है? ऋग्वेद में। और ये सप्त सैंधव क्षेत्र का मतलब है 7 नदियों का क्षेत्र, 7 नदियों का क्षेत्र। अब ये 7 नदियां कौन कौन सी हैं? सिंधु, सरस्वती, सतुद्री, विपाशा, परशुड़ी, दितिस्ता और अस्तिनी। अब देखिए, ये कुछ प्राचीन नाम है नदियों के, इनके वर्तमान नाम क्या हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले परशुड़ी नदी, जो कि रावी नदी इसका वर्तमान नाम है। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? परशुड़ी नदी। और सतलज नदी, जो वर्तमान में सतलज नदी है, इसका नाम है सतुद्री। देखिए, इन्हें याद करने की साथ साथ कोशिश कीजिए मेरे साथ साथ। रावी, परुषड़ी, ड़ी और वी, तो ऐसे याद रख लीजिए। रावी का प्राचीन नाम क्या है? परुषड़ी। और सतलज, सतलज सा से सतलज, सा से सतुद्री। चिनाब और अस्किनी, अस्किनी और चिनाब, ऐसे याद करो इसको। झेलम और बितस्ता, झेलम का प्राचीन नाम बितस्ता। ब्यास, 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 बिपाशा, ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? बिपाशा। साथ ही गोमल का गोमती, कुंभा, काबुल जो नदी है उसका नाम है कुंभा, और गंडक नदी है उसका प्राचीन नाम सदानीरा हो जाएगा। उसके बाद जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद, उसमें कुल 25 नदियों का वर्णन है। कितनी नदियों का? 25 नदियों का। और ऋग्वेद के नदी सूक्त, सूक्त का मतलब होता है इसमें कुछ ऋचाएं, कुछ मंत्र वगैरह लिखे हुए हैं, कुछ वार्तालाप के माध्यम से कुछ कहानियां बताई गई हैं। तो नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन मिलता है। और इसमें सर्वाधिक जो पवित्र नदी है, पवित्र नदी, वो सरस्वती को माना गया है। और सरस्वती का अन्य नाम है नदी तमा। साथ ही ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वेद में हमें हिमालय पर्वत का भी उल्लेख मिलता है, और इसकी एक चोटी मूजवंत का भी उल्लेख ऋग्वेद में हमें मिलता है। और ऋग्वैदिक काल में जो गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र है, इसको ब्रह्मर्षि देश बोला गया था, जहाँ पे आर्यों का निवास स्थल हुआ करता था। कौन सा क्षेत्र? गंगा या यमुना का दोआब क्षेत्र। और ये जो आर्य हैं, हमने कल बताया था कि आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ जाति के लोग। आर्यों का मतलब क्या है? श्रेष्ठ जाति के लोग। अब हम उत्तर वैदिक काल के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो आर्य हैं अब आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, और इनका जो प्रसार है वो सदानीरा नदी से होता है। और अभी मैंने बताया था, ये जो सदानीरा है ये गंडक नदी का प्राचीन नाम है। और क्या होता है, 600 ईसा पूर्व लगभग कुछ हमें जनपदों का उल्लेख मिलता है, जैसे कौशल, विधि और अंग। साथ ही सतपथ ब्राह्मण में रेवा, जो कि नर्मदा नदी का अन्य नाम है, और सदानीरा का भी उल्लेख मिलता है। और जैसे ऋग्वेद में हमें हिमालय पर्वत की चोटी मूजवंत का उल्लेख मिलता है, वैसे ही उत्तर वैदिक काल में हमें कुछ पर्वत जैसे कि चित्रकूट, क्रौच, मैनाक आदि पर्वतों का उल्लेख मिलता है, और ये हिमालय की ही चोटियां हैं। इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने वैदिक सभ्यता के भौगोलिक विस्तार पर बात की है। इस वीडियो का आप यूज कहाँ कर सकते हैं मैं आपको बता दूं। इस वीडियो का यूज आप यूपीपीसीएस आंसर राइटिंग में भी कर सकते हैं। साथ ही कोई भी वनडे एग्जाम, वहां पे यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।